Now listen carefully, students. In previous term, you have read about Diwani right. Diwani right जो था means right to collect revenue. British got this Diwani right after the Battle of Buxar, and by this they could collect revenue from the richest province of Bengal. And earlier, British had to buy goods from the Bengal by paying in the form of gold and silver coins. But now, they collected revenue from Bengal and spent that money on Indian trade. They purchased goods from India and spent the money that they collected as revenue from Bengal and purchased goods from India and then carried to Britain. For example, cotton, silk. India was famous for the finer variety of cotton and silk textile. And British carried cotton and silk textile from India to Britain. And they spent that money which they collected from revenue on Indian trade. मीन्स ब्रिटिश को कोई अब लॉस नहीं था, जो वो कलेक्शन करते थे वो इंडिया के ट्रेड पे स्पेंड करते थे. अब उन्हें अपनी कंट्री से वेल्थ मंगवाने की जरूरत नहीं थी. तो इस वे से ब्रिटिश ऑन ह्यूज प्रॉफिट्स. इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे सब. इन प्रीवियस यू हैव रेड अबाउट दिवानी राइट, ब्रिटिश गॉट दिवानी राइट. तो बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर एक पिक है आपकी बुक में बनी हुई, रॉबर्ट क्लाइव की सेरेमनी. इफ यू कैन सी हियर सेरेमनी. सेरेमनी वाज हेल्ड व्हेन ब्रिटिश गॉट दीवानी राइट. जब उन्हें दीवानी राइट मिला था तो ऑन 12 अगस्त 1765 Mughal emperor appointed East India Company as the Diwan of Bengal. So you have to learn this date. 12th August 1765. You know it very well ना कि Battle of Buxar was held in 1764. पता है ना 64 में Battle of Buxar हुई थी. तो 12th August 1765 British got Diwani right. And this was given to them by Mughal emperor. Mughal emperor ने किसको दीवानी राइट दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को. एंड रॉबर्ट क्लाइव की उस इवेंट को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसमें ये जो पेंटिंग दी हुई है ना बुक में, इन दैट यू कैन सी रॉबर्ट क्लाइव सेलिब्रेटिंग द इवेंट व्हेन दे गॉट दीवानी राइट. मतलब वो इतने खुश थे कि इस इवेंट को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया. अब दीवान, दीवान कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी. became the chief financial administrator. जिन एरिया में, फॉर एग्जाम्पल बंगाल, एंड फॉर दिस एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी became the chief financial administrator. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे फॉर द प्रोविंस ऑफ बंगाल. अब नो ब्रिटिश didn't want only to collect revenue. वो सिर्फ रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करना चाहते थे. They wanted to carry goods from India to Britain. वो साथ साथ गुड्स भी लेके जाना चाहते थे. नॉट ओनली उनका मेन पर्पस सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं था, वो साथ में गुड्स भी इंडिया से एज ए ट्रेडर वो आए थे. दे वांटेड टू कैरी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. इंडिया से गुड्स भी लेके जाना चाहते थे, प्रोडक्ट्स जो कि उनकी कंट्री में जरूरत थी. अब ब्रिटिश को इतना पता चल चुका था, दे केम टू नो दैट एज एन एलियन पावर, वो बाहर से आए थे, दे हैड नो सोशल कॉन्टैक्ट विद द पीपल. नाउ अब वो क्या करना चाहते थे? कंट्री साइड के लोगों को अपने फेवर में लेना चाहते थे. कंट्री साइड के लोगों को एज एन एलियन पावर. नो ब्रिटिश जो थे ना वो चाहते थे कि लोकल जो थे ना इन कंट्री साइड, लोकल जो लीडर्स थे वो उनको अपने उनकी पावर्स खत्म करना चाहते थे. वांटेड टू एलिमिनेट देयर पावर्स इन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री साइड. फॉर एग्जांपल वहाँ पे जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे. दे वांटेड टू एलिमिनेट देयर पावर्स. दे वांटेड टू ब्रिंग देम अंडर देयर कंट्रोल. अब रेवेन्यू फॉर द कंपनी
अब कंपनी ने क्या क्या किया, कंपनी सिर्फ रेवेन्यू की इनकम इंक्रीज करना चाहती थी, दे वांटेड टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू इनकम, बट दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड, इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, ना ही असेसमेंट करना चाहते थे कि किस एरिया से कितना रेवेन्यू लेना है। द मेन एम ऑफ ब्रिटिश वाज टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू, वो चाहते थे हमें रेवेन्यू मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता रहे, हमें इनकम मिलती रहे, बट हमें उसके लिए ना तो कोई सुधार करने पड़े। अब रेवेन्यू मिलना कहाँ से था, कल्टिवेटेड एरिया से ना, तो लैंड नीडेड इम्प्रूवमेंट ना, बट ब्रिटिश डिडंट वांट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स तो वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते थे, एंड असेसमेंट नहीं करना चाहते थे, डिडंट वांट टू असेस द एरिया, एरिया भी असेस नहीं करना चाहते थे। अब क्या पता कि इस एरिया में कैसी क्रॉप्स होती हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है, ये सब कुछ वो नहीं अभी कर रहे थे। देयर मेन पर्पस वाज ओनली टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू इनकम। तो ये गलत था ना कि इम्प्रूवमेंट किए बिना रेवेन्यू इनकम एंड बिना असेसमेंट किए रेवेन्यू, अगर हो सकता है कोई लैंड ही बैरन हो, उस एरिया में से लोग कैसे रेवेन्यू देंगे। तो मेन एम ऑफ द ब्रिटिश वाज ओनली टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू इनकम, बस इतना सा था। अब ब्रिटिश जो जो गुड्स बंगाल से खरीदते थे ना, वैल्यू ऑफ दोज गुड्स इंक्रीज्ड विद इन 5 years। अब बंगाल में इकोनॉमिक क्राइसिस आई। वाई इकोनॉमिक क्राइसिस अकर्ड इन बंगाल? बिकॉज British spent, firstly British collected revenue from the people of Bengal, they didn't bother about their land, they never introduced agricultural reforms and they didn't assess land, they only collected revenue, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पे ध्यान दिया उन्होंने बस, they collected revenue। और बंगाल में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, बिकॉज क्यों आई इकोनॉमिक क्राइसिस? बिकॉज बंगाल में उन्होंने सबसे पहले तो रेवेन्यू कलेक्ट किया एंड स्पेंट दैट मनी टू परचेज गुड्स, वहाँ का पैसा वहीं पे लगा दिया। बंगाल का पैसा पहले तो क्या होता था, ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आते थे, ब्रिटिश मेटल्स गोल्ड की फॉर्म में या सिल्वर की फॉर्म में पे करते थे, एंड देन दे bought goods from Indian markets, then they purchase goods from Indian markets। but अब क्या हुआ, अब तो ऐसा था ही नहीं, अब वहां से कुछ नहीं मंगवाते थे, they collected revenue from Bengal and spent that money to purchase goods from Bengal, वहां से गुड्स खरीदते थे इंडिया से, इंडिया का पैसा इंडिया पे ही खर्च किया और बदले में चीजें भी ले गए। अब अपने आप सोचो लॉस किसको हुआ, उस एरिया को जहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट किया, मीन्स बंगाल, बंगाल के वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, डिडंट बॉदर अबाउट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, असेसमेंट नहीं की, बस रेवेन्यू कलेक्शन पे ध्यान दिया और वही रेवेन्यू स्पेंड किया टू परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया। अब बंगाल में क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब आप अपने आप सोचो, इफ देयर वर इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउ कुड ब्रिटिश इमेजिन अबाउट देयर रेवेन्यू, कैसे वो कैलकुलेट करते कि उनको कितना रेवेन्यू मिलेगा। उनको रेवेन्यू कलेक्शन जो थी ना वो उनकी अनसर्टन हो गई, they didn't know how much revenue they could collect from this area because there were economic crisis। अब जिस एरिया में क्राइसिस होंगे वहां से कलेक्शन तो होगी नहीं। अब ब्रिटिश को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए, उन्हें कुछ सुधार इंट्रोड्यूस करने चाहिए। अब उनको लगा क्योंकि उनकी इनकम वो जो थी वो अनसर्टन होती जा रही थी, रेवेन्यू उनका, उनको पता ही नहीं था हाउ मच रेवेन्यू दे कुड कलेक्ट फ्रॉम दिस एरिया बिकॉज देयर वर इकोनॉमिक क्राइसिस। पहले तो बॉदर नहीं किया, बट अब उनको लगा कि दे शुड डू सम रिफॉर्म्स, इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स, दे शुड डू समथिंग सो दैट देयर इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब उसके लिए क्या क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट। अब उन्होंने इंट्रोड्यूस की परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट चार्ल्स कॉर्नवालिस के पीरियड में परमानेंट सेटलमेंट आई इन 1793। यू हैव टू लर्न 1793 में ब्रिटिश ने क्या इंट्रोड्यूस की, परमानेंट सेटलमेंट। अब नाम से ही क्लियर है, परमानेंट मीन्स रेवेन्यू रेट जो ब्रिटिश ने फिक्स किया ना वो परमानेंटली कर दिया। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में हम चेंजेस नहीं करेंगे,
जितना रेवेन्यू रेट रखा ना, उन्होंने कहा ये परमानेंट है। ब्रिटिश फिक्स द रेवेन्यू रेट, उन्होंने रेवेन्यू रेट फिक्स किया। एंड साथ में उन्होंने ताल्लुकदार जो थे ना, जिनको जमींदार एज अ पॉइंट किया, उन्होंने जमींदार को कहा टू कलेक्ट रेवेन्यू अंडर परमानेंट सेटलमेंट। जमींदार वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू। ब्रिटिश फिक्स द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू एंड प्रॉमिस दैट इट वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर। उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दिया और कहा कि फ्यूचर में वो इसे इंक्रीज नहीं करेंगे। आप देखो, लॉस भी होना है, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। फ्यूचर में इंक्रीज ही नहीं होना कहते। अब गलती थी उनकी, बाद में उन्हें फील भी हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा, इससे उनको लॉस हुआ था, कंपनी को ही लॉस हुआ था इसमें। अब पहले आप सुनो, 1793 चार्ल्स कॉर्नवालिस के अंदर कौन सी सेटलमेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस की? परमानेंट सेटलमेंट। अब नाम से ही क्लियर है, रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड एंड इट वुड नॉट इंक्रीज इन फ्यूचर, परमानेंटली फिक्स कर दिया। जमींदार वर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब जमींदार क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी पीजेंट से जैसे एक एरिया से उन्हें रेवेन्यू की कलेक्शन ज़्यादा हो गई, तो वो कलेक्ट करके कंपनी को उतना ही अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने फिक्स किया 1 लाख एनुअल किसी एरिया के लिए, और जमींदार लोगों से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, करप्ट थे वो, और वो जैसे उसने कलेक्ट किया 2 लाख, 1 लाख अपनी पॉकेट में, 1 लाख कंपनी को ही देना है, क्योंकि कंपनी का तो रेट फिक्स्ड है 1 लाख। तो लॉस किसको होता जा रहा था? कंपनी को। प्रॉफिट में कौन जा रहे थे? जमींदार। तो ये बाद में जाके उन्हें अपनी गलती का पता चला था कंपनी को, कि ये उन्होंने फिक्स नहीं करना चाहिए था उनको। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सिस्टम में? परमानेंट सेटलमेंट, अभी आपको सिर्फ इतना लर्न करना है। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस इन 1793. By this company gave right to zamindars to collect revenue from the area, and rate of revenue was fixed permanently, and company promised that it would not increase the rate of revenue in future. It would be fixed. उन्होंने कहा फिक्स रहेगा, ये फ्यूचर में कभी भी इंक्रीज नहीं होएगा। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई परमानेंट सेटलमेंट की? बिगिनिंग में प्रॉब्लम आई जमींदारों को। जमींदार बिगिनिंग में इतना रेवेन्यू, पहले उनको बिगिनिंग में जमींदारों को प्रॉब्लम आई। जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ ना, तो कुछ जमींदार ऐसे थे जिनको लगा कि वो इतना रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। एंड क्या होता था, अगर जमींदार, जैसे जिस जमींदार को ड्यूटी मिलती थी टू कलेक्ट रेवेन्यू, एंड वो रेवेन्यू कंपनी को पे करना होता था, अगर जमींदार फेल होते, दे वर अनएबल टू कलेक्ट द रेवेन्यू, देन देयर लैंड वाज टेकन बाय द कंपनी। जमींदार की लैंड कौन छीन लेता था? कंपनी, अगर जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करने में फेल होते थे। तो जमींदारों को भी बिगनिंग में प्रॉब्लम आई। इफ जमींदार फेल्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू, अगर जमींदार फिक्स रेवेन्यू जैसे 1 लाख मैंने बोला वो नहीं कलेक्ट कर पाया जमींदार, तो जमींदार की लैंड कंपनी छीन लेती थी, जमींदार को भी प्रॉब्लम आई। अब और क्या प्रॉब्लम आई? फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी में और भी प्रॉब्लम्स आई। प्राइजेस इन मार्केट्स रोज, गुड्स के प्राइजेस बढ़ते चले गए, एंड कल्टीवेशन भी एक्सपैंड हो गई। प्राइजेस ऑफ गुड्स रोज हायर, कल्टीवेशन एक्सपेंडेड। अब एक मिनट, जो कल्टीवेशन पहले स्लो थी अब वो एक्सपैंड होगी, क्योंकि पहले फेमाइन भी आए थे, क्रॉप्स फेल भी हुई थी, ठीक, बट अब कल्टीवेशन एक्सपैंड हो रही थी। अब अगर कल्टीवेशन एक्सपैंड होएगी तो अपने आप सोचो रेवेन्यू इंक्रीज होएगा ना, इनकम बढ़ेगी ना। वो इनकम तो बढ़ी, बट वो किसकी पॉकेट में गई? जमींदार की, बिकॉज जमींदार पेड द फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी एंड प्रॉफिट वो अपनी पॉकेट में डालते थे। लिसन अगेन, पहले मैंने बोला बिगनिंग में प्रॉब्लम्स जमींदारों को भी आई। इफ दे फेल टू कलेक्ट रेवेन्यू, देयर लैंड वाज टेकन बाय कंपनी। नेक्स्ट मैंने बोला कि जो मार्केट में प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज्ड, कल्टीवेशन एक्सपैंडेड। अब लैंड अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज होएगी, अपने आप सोचो रेवेन्यू भी इंक्रीज होएगा ना। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका था, बट कंपनी ने तो फिक्स किया हुआ था अमाउंट 1 लाख, हो सकता है रेवेन्यू कलेक्ट 3 लाख हो रहा हो, बट वो फिर 2 लाख किसकी पॉकेट में जा रहा है? जमींदार की। कंपनी ने तो 1 लाख ही लेना है,
कंपनी को पता ही नहीं कि जमींदार ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया, कल्टीवेशन एक्सपैंड हो गई, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, बट कंपनी का फिक्स था रेट, तो जमींदार की पॉकेट में जा रहे थे पैसे। ठीक, नेक्स्ट, जमींदार जो थे दे डिडंट बॉदर अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड, वो कभी भी बॉदर नहीं करते थे कि लैंड में इम्प्रूवमेंट करें। अब एक मिनट, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, सब कुछ चाहिए ऐसी लैंड को, बट जमींदार दे डिडंट बॉदर अबाउट दीज थिंग्स, वो कोई चीज़ों का ध्यान नहीं रखते थे। उनका मेन एम था टू कलेक्ट रेवेन्यू, पीजेंट्स को जो प्रॉब्लम है वो अपने आप अपनी सेटल करें। जमींदार क्या करते थे, लैंड रेंट पे देते थे, रेंट पे कल्टीवेटर्स को। अब कल्टीवेटर्स जो थे दे हैड टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स देमसेल्व्स। कल्टीवेटर्स रेंट भी देते थे, अपनी लैंड में रिफॉर्म्स भी खुद ही करते थे। जमींदार बैठे आराम से सिर्फ पैसा खाते थे बस, और उसमें से एक्स्ट्रा मनी अपनी पॉकेट में डालते थे एंड फिक्स्ड मनी, फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को देते थे। तो अब प्रॉब्लम किनकी बड़ी, कल्टीवेटर्स की, बिकॉज दे वर्कड ऑन द फील्ड्स ऑफ जमींदार्स एंड दे पेड लैंड रेंट्स। उनके लैंड रेंट्स बहुत ज़्यादा थे, उनको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा देना होता था। दे हैड टू इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स देमसेल्व्स। तो कल्टीवेटर्स की प्रॉब्लम्स डे बाय डे बढ़ती चली गई। ठीक है, तो इस वजह से इस सिस्टम में ये वाली प्रॉब्लम्स थी। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस चार्ल्स कॉर्नवालिस। अब इस सिस्टम में कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, 1793। क्या था ये परमानेंट, आपको अपने आप क्लियर है, रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड बाय द कंपनी परमानेंटली एंड इट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। नेक्स्ट आप बता दोगे कि परमानेंट सेटलमेंट का राइट में, राइट किसको दिया रेवेन्यू कलेक्ट करने का, जमींदार। जमींदार वर गिवन राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, revenue rate was fixed. ठीक है, if profits, if they earn profits, they keep it with them and they gave fixed deposit, fixed amount, they deposited the fixed amount to the company, the fixed amount company को deposit करते थे and they kept extra, आप कह सकते हो profit with them, अपने पास रखते थे, कंपनी को नहीं देते थे। Problems occurred in permanent settlement. Earlier, beginning में आप कहोगे कि जमींदार had to face lots of problems. If they failed to collect the revenue, their land was taken by the company. फिर second problem क्या आई, market में goods of prices of goods increased, area under cultivation also increased, and income, revenue income also increased, revenue income भी बढ़ी। एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ तो रेवेन्यू इनकम तो अपने आप बढ़नी है। एंड जमींदार दे कलेक्टेड मोर रेवेन्यू बट दे पेड फिक्स्ड अमाउंट टू द कंपनी। तो इस वजह से फिर जमींदार डिडंट बॉदर अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स, कभी भी बॉदर नहीं करते थे। दे गेव देयर लैंड ऑन रेंट्स टू द कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स हैड टू पे लैंड रेंट्स, लैंड रेंट्स वर वेरी हाई, दे हैड टू पे रेवेन्यू, सब कुछ इनको पे करना होता था। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स आल्सो। सो कल्टीवेटर्स हैड टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अंडर परमानेंट सेटलमेंट। तो बाद में कंपनी को रियलाइज हुआ कि उनको रेवेन्यू रेट फिक्स नहीं करना चाहिए था। जैसे जैसे रेवेन्यू इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे लैंड अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज होती है, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। बट इस सिस्टम में कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स किया हुआ था। प्रॉफिट कौन ले रहे थे, जमींदार। अब आ गया न्यू सिस्टम, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट से कंपनी को लॉस हुआ, सबको लॉस हुआ था इससे। अब आ गया न्यू सिस्टम, महलवारी सिस्टम। अब महल क्या होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये महलवारी सिस्टम जो है दैट वाज स्टार्टेड इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल में ना, बंगाल प्रेसिडेंसी में। अब ये एरिया उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब यहाँ पे हॉल्ट मैकेंजी ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, नेम लर्न रखना है, हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम इन 1822, परमानेंट सेटलमेंट का 1793, चार्ल्स कॉर्नवालिस।
यहाँ पे होल्ट मैकेंजी 1822, होल्ट मैकेंजी नेम लर्न रखना है बच्चे आपको। 1822 1 मार्क क्वेश्चन 1822 कहाँ पे स्टार्ट हुआ? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, एरिया जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, बंगाल प्रेसिडेंसी में 1822 में दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या क्या किया? अर्लियर आई टोल्ड यू ब्रिटिश नेवर असेस द लैंड वाइल कलेक्टिंग रेवेन्यू। लैंड को असेस ही नहीं करते थे। अब क्या पता प्रॉब्लिन के पास कितनी लैंड है, एंजल के पास कितनी लैंड है, तो रेवेन्यू अगर एक जैसा रखेंगे हो सकता है एंजल के पास जो लैंड है वो बैरन हो, प्रॉब्लिन के पास फर्टाइल लैंड हो, तो प्रॉब्लम किसको आएगी? एंजल को, क्योंकि उसके पास बैरन लैंड है। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने कहा कि विलेज में जिस जिसके पास जितनी लैंड है ना उसकी असेसमेंट करवाओ एंड देन फिक्स द रेवेन्यू। उन्होंने कहा फिक्स करो। अब ये थोड़ा सिस्टम सेटअप हुआ उनका। अब इसमें उन्होंने क्या किया, होल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम इन 1822। अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलेक्टर्स को हायर किया। कलेक्टर्स विलेज टू विलेज जाते थे, लैंड की मेजरमेंट करते थे, फील्ड्स की, मेजर्ड द एग्रीकल्चरल लैंड एंड देन एस्टिमेटेड द रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट। उन्होंने फिर रेवेन्यू का अंदाजा लगाया कि एक प्लॉट से इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, और फिर उसे कैलकुलेट किया, और फिर विलेज का रेवेन्यू सेटअप किया, एक विलेज का, कि इस विलेज में इतनी लैंड है, इतने लोग, इतनी लैंड, इसके पास कितनी लैंड है। दे measured the agricultural land and then calculated the revenue and then they fixed the revenue of the village. तो रेवेन्यू विलेज को कहते थे महल, ग्रुप ऑफ विलेजेस को कहा जाता था महल। डिमांड वाज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। अब इन्होंने फिक्स नहीं किया रेवेन्यू, इन्होंने कहा हम पीरियोडिकली इसे चेंज करेंगे, हम इसे पीरियोडिकली चेंज करेंगे। रेवेन्यू रेट फिक्स नहीं रखा। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड, बट हियर रेवेन्यू वाज चेंज्ड पीरियोडिकली। उन्होंने कहा जैसे कि 30 इयर्स के बाद, 30 इयर्स के बाद उन्होंने कहा हम रेवेन्यू रेट चेंज कर देंगे। ऐसे पहले तो असेसमेंट भी नहीं करते थे लैंड की, पहले तो ऐसे ही रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते थे। अब उन्होंने असेसमेंट भी की, असेसमेंट की, एस्टीमेट लगाया कि इस एरिया में से इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, एंड देन उन्होंने रेवेन्यू जो था रेट वाज नॉट फिक्स्ड एंड डिसाइडेड दैट इट वुड बी चेंज्ड पीरियोडिकली। उन्होंने कहा वो इसे पीरियोडिकली चेंज कर देंगे, फिक्स नहीं रखा, ठीक है। तो अब क्या किया, अब इस सिस्टम को विलेज हेडमैन वाज गिवन द ड्यूटी टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब इन्होंने जमींदार को अपॉइंट नहीं किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिडंट अपॉइंट जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट में दे अपॉइंटेड जमींदार्स, बट हियर दे डिडंट अपॉइंट जमींदार्स, दे गेव राइट टू विलेज हेडमैन। किसको राइट दे दिया? विलेज हेडमैन को, टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब विलेज हेडमैन कलेक्टेड द रेवेन्यू, विलेज हेडमैन रेवेन्यू कलेक्ट करता था। अब रेवेन्यू रेट वाज नॉट फिक्स्ड, परमानेंटली फिक्स नहीं था, पीरियोडिकली चेंज हो रहा था। विलेज हेडमैन वाज गिवन ड्यूटी, असेसमेंट के अकॉर्डिंग होता था। महलवाड़ी सिस्टम इसको नाम दिया गया। अब आपको पेपर में आ जाए व्हाट डू नो अबाउट महलवाड़ी सिस्टम, तो आपने कहना है इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी इन 1822, पहले तो ये, फिर आपने बताना है अंडर दिस, इसमें क्या किया, कंपनी असेस्ड द एग्रीकल्चरल लैंड, मेजरमेंट की ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड, एंड देन फिर उन्होंने दे कलेक्टेड दे रेवेन्यू, उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि रेवेन्यू, एंड देन दे कलेक्टेड द revenue, how much revenue they could collect from this village, and then they appointed village headmen to collect the revenue from the peasants, and here rate was not fixed, company decided that it would be changed periodically। उन्होंने कहा periodically हम इसे चेंज करेंगे, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में उन्हें प्रॉब्लम आई थी फिक्स रेट करने की। अब उन्होंने कहा हम पीरियोडिकली इसे चेंज करेंगे, और ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ
बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल में ये वाला महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये समझ आई महलवाड़ी सिस्टम, इसमें रेवेन्यू रेट फिक्स नहीं था, पीरियडिकली चेंज होना था। हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चरल लैंड को मेजरमेंट की उन्होंने, देन फिक्स था। आफ्टर असेसमेंट उन्होंने एस्टिमेट लगाया रेवेन्यू का फ्रॉम द विलेज एंड देन दे कलेक्ट, सारी कलेक्शन की, एंड फिर विलेज हेडमैन वाज गिवन ड्यूटी टू कलेक्ट रेवेन्यू, और इसे पीरियडिकली चेंज कर सकती थी कंपनी। ठीक है, तो ये था महलवाड़ी सिस्टम। अब मैं पूछूं परमानेंट एंड महलवाड़ी में फर्क क्या था? परमानेंट फिक्स था, महलवाड़ी फिक्स नहीं था। परमानेंट में रेवेन्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होना था, महलवाड़ी में फ्यूचर में चेंज होना था। जैसे ही एग्रीकल्चरल लैंड बढ़नी थी, रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। पहले तो वो गलती कर चुके थे, अब नहीं करना चाहते थे। परमानेंट में असेसमेंट नहीं होती थी, लैंड की मेजरमेंट नहीं होती थी, महलवाड़ी में मेजरमेंट होती थी। ठीक है, तो इस वजह से आप इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। वो कॉर्नवालिस लेके आया, ये हॉल्ट मैकेंजी लेके आया। अब इसके बाद आपका वहां पे जमींदार कलेक्ट करते थे, यहाँ पे विलेज हेडमैन को अपॉइंट किया गया था टू कलेक्ट द रेवेन्यू महलवाड़ी सिस्टम में। नेक्स्ट अब आया मुनरो सिस्टम। मुनरो, MUNRO, मुनरो सिस्टम, ये साउथ में आया, साउथ इंडिया में। मुनरो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। पहले तो ये बात हमेशा याद रखो, मुनरो सिस्टम जो था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। मुनरो सिस्टम ना सबसे पहले, यू हैव रेड अबाउट टीपू सुल्तान, पढ़ा ना आपने टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के जो एरियाज थे ना, उन एरियाज जब ब्रिटिश के पास चले गए ना एरियाज, तो वहाँ पे रीड, वहाँ पे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया था, वहाँ पे मुनरो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एरियाज which were taken by the company from टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के जो एरियाज थे ना, वहाँ पे अलेक्जेंडर ने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? मुनरो सिस्टम। ये साउथ इंडिया में आया, क्योंकि टीपू सुल्तान आपको भी पता है साउथ इंडिया, मैसूर, साउथ इंडिया वाली साइड ये वाला मुनरो सिस्टम आया। ठीक है, अब इसमें अब क्या चेंजेस आए, बाद में थॉमस मुनरो ने इसको पूरे साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसी के नाम से, थॉमस मुनरो के नाम से सिस्टम का नाम पड़ गया मुनरो सिस्टम। ठीक है, लिसन अगेन, अलेक्जेंडर रीड ने पहले क्या किया, इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन द एरियाज विच दे एक्वायर्ड फ्रॉम टीपू सुल्तान। अब मुनरो ने क्या किया, थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन द होल ऑफ साउथ इंडिया, and that's why it came to be known as मुनरो सिस्टम। इसका नाम पड़ गया मुनरो सिस्टम। किसके नाम से पड़ा? थॉमस मुनरो के नाम से, क्योंकि उसने कहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, कहाँ पे इसकी एक्सपेंशन की? इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मुनरो सिस्टम एक्सपैंड हो चुका था। ठीक है, पहले सिर्फ उन एरियाज में आया जहाँ पे टीपू सुल्तान था, बट थॉमस मुनरो ने इसे ऑल ओवर साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया एंड इट बिकेम पॉपुलर। अब इसमें क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें ट्रेडिशनल जमींदार नहीं चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने सीधी बात कल्टीवेटर्स रैयत के साथ कर ली, रैयत कल्टीवेटर्स। अब इन्होंने सीधा इन परमानेंट सेटलमेंट यू हैव रेड दैट कल्टीवेटर्स फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। कल्टीवेटर्स जमींदारों को पे करते थे, जमींदार आगे जाके कम देते थे, कल्टीवेटर्स खुद ही लैंड रिफॉर्म्स करते थे। अब इधर इन्होंने कहा बीच में से जमींदार हटा दो, कल्टीवेटर को राइट दे दो, कल्टीवेटर अपने आप रेवेन्यू हमें डिपॉजिट करेगा। इन्होंने कहा कल्टीवेटर्स हमें डायरेक्ट रेवेन्यू अपने आप डिपॉजिट करेंगे। इन दिस सिस्टम कल्टीवेटर्स वर गिवन राइट टू डिपॉजिट रेवेन्यू टू द कंपनी। उन्होंने कहा कि कल्टीवेटर्स कितने सालों से जिस लैंड पे अपनी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं ना, उस लैंड का रेवेन्यू डायरेक्टली कंपनी को पे करेंगे। इस सिस्टम में उन्होंने जमींदार को हटा दिया। डायरेक्ट राइट टू डिपॉजिट रेवेन्यू वाज गिवन टू कल्टीवेटर्स। उन्होंने कहा बीच में सबको मीडिएटर को हटा दो, कल्टीवेटर्स डायरेक्ट रेवेन्यू किसको देंगे?
कंपनी को। अब इनके फील्ड्स जो थे उसकी असेसमेंट हुई, प्रॉपर असेसमेंट हुई और रेवेन्यू तब फिक्स किया गया। अब इस सिस्टम में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। कल्टीवेटर्स उतना रेट दे नहीं पाए एज फिक्स्ड बाय द कंपनी, तो कल्टीवेटर्स अपने फील्ड्स छोड़ के भी भाग गए थे। अब यहाँ पे क्या आया, ऑल वाज नॉट वेल। आपने सारे सेटलमेंट्स पढ़े, परमानेंट सेटलमेंट, फिर आपने पढ़ा महलवाड़ी सिस्टम एंड देन मुनरो सिस्टम। हर एक में प्रॉब्लम थी, ऑल वाज नॉट वेल, सब में प्रॉब्लम्स थी। कहीं पे ज़मींदारों की प्रॉब्लम थी, कहीं पे कंपनी वर्स सफरर थी, कंपनी को उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा था जितना कलेक्ट होता था, कहीं पे कल्टीवेटर्स वर्स सफरर थे, कहीं पे पीजेंट्स वर्स सफरर थे। तो ऑल वाज नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं था। आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। क्रॉप्स फॉर यूरोप हम कल करेंगे। आई थिंक टाइम इज ओवर, ठीक है। तो 11:25 है ना, टाइम इज ओवर।